तो पहले तो जरा टॉपिक लिस्ट आउट करें कि कौन कौन से हैं जो अब हम कवर करेंगे। हम्म। कंटेंट में सबसे ऊपर है हमारे पास सेंटर ऑफ मास। इसको लेके एक खास बात यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कि ये 90% तो डायरेक्टली यहाँ पे कवर हो जाएगा, डायरेक्टली यहाँ कवर होगा। बट ये 10% की फॉर्म में, ट्रेसेस की फॉर्म में अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन में मिलता रहेगा। ठीक है। तो हमें उससे वहां से सीखते जाना है। 10% ये हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स में दिखता जाएगा। तो इसकी लगा एक ही खाली चैप्टर पढ़ के आपको फील ही नहीं आएगा कि सेंटर ऑफ मास में 100% कॉन्फिडेंस आ गया। कुछ कुछ नया प्रॉब्लम जितनी करते जाओगे सेंटर ऑफ मास की समझ और उतनी होती जाएगी। तो 10% डिफरेंट प्रॉब्लम्स के थ्रू समझ आएगा। ऑब्वियसली हम जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं एलओएम के कंटेंट सिस्टम के अंडर में ही आता है। यस। ठीक है। खासकर यहां से लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस। अब वो सब एप्लीकेशन के अंडर में आएगा जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है। कोलिजन्स एंड मैन बोर्ड प्रॉब्लम्स, ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं ये वहीं आती है। रिकॉइलिंग ऑफ गन, ये वहीं देखने को मिलेगा। और नन अदर द लेस हमें यहाँ पे इम्पल्स को भी जगह देनी चाहिए, क्योंकि भैया वो कहाँ जाएगा अगर यहाँ भी नहीं पढ़ेंगे उसे तो। ठीक है। तो ठीक है, ये हमारी लिस्ट है, कंटेंट लिस्ट। हम लोग अब इस ऑर्डर में शुरू करते हैं। ये हमारा कंटेंट था। कंटेंट सर ये सारे मैं एलओएम के अंदर ही करूँगा। सब कुछ, सब कुछ ये पूरी एक फाइल जाएगी। ठीक है। क्योंकि क्योंकि आप इसे अगर अलग बना दोगे ना गलती से भी, तो सेंटर ऑफ मास और लीनियर मोमेंटम की प्रॉब्लम आपस में मर्ज करती हैं। ठीक है। हाँ, इसलिए नहीं करना, इसलिए इनको एक जगह रखा गया है। अब सबसे पहला एक बेसिक इंट्रो इस चीज पे। बेसिक्स, बेसिक्स के ऊपर कुछ बात करेंगे क्या? क्या बात बसर बेसिक्स के ऊपर कि भाई हम लोगों को फोर्स को लेके एक चीज बड़ी क्लियर होती है कि फोर्स पास कहां से कर रहा है। ठीक है। हम्म। फोर्स को लेकर के अभी तक हमारे पास एक खास बात है। फोर्स, क्या खास बात है कि उसका पासिंग पॉइंट हमें पता होता है। यस सर। इस चीज को एक और भी नाम देते हैं। ठीक है, अभी के लिए पासिंग पॉइंट बोल देते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है। और हमें इसका मैग्नीट्यूड पता होता है फोर्स का। कोई भी फोर्स हो गया, हमें उसकी डायरेक्शन पता होती है। हम्म। तीन चीज हमें हर फोर्स की क्लियर होती है, तो अब हम उस पर काम कर पाते हैं। सिमिलरली, अब अगर ऐसा हो कि हम लोग अभी तक कोई भी ऑब्जेक्ट लेते थे तो उस ऑब्जेक्ट का हम सीधा mg कंसिडर कर लेते थे यहां से। यस सर। ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर के बाद जो टॉपिक स्टार्ट होता है उसका नाम है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, तो इसलिए पहले से यहाँ पे उसकी भूमिका बन रही है, फाउंडेशन बन रही है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल या फिर कॉन्टिन्यूस बॉडीज में हमें ये आइडेंटिफाई करना टफ हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारी कोई बॉडी है, हम्म। मैं सारी कैलकुलेशंस तो कर ले रहा हूं, बट मुझे एग्जैक्ट ये नहीं पता कि बॉडी का वेट कहां से अप्लाई हो रहा है। वो हम्म। या हो सकता है कि वो यहां से अप्लाई हो रहा हो, मैं सेंटर एज्यूम कर रहा हूं, तो ये डिफरेंस की वजह से बॉडी टॉपल करने लग जाएगी, टॉर्क करने लग जाएगी। यस सर। आपने कई बार लोगों को देखा होगा, या आप खुद भी अभी गाड़ी अगर कभी चलाओगे तो गाड़ी अगर कई बार मिस अलाइन होती है, तो अगर आप हम्म। स्टीयरिंग व्हील छोड़ोगे तो राइट साइड भागने लग जाएगी या लेफ्ट साइड भागने लग जाएगी। यस सर। है ना? तो ऐसा कुछ होगा तो समझ लो वो बैलेंस्ड नहीं है। तो हम्म। ऐसा ना होने से फिर अगर बॉडी में बैलेंस नहीं है तो अनवांटेड मूवमेंट्स क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो बॉडी यस सर। बैलेंस नहीं है। तो कुल मिला के अगर मुझे यही नहीं पता कि mg पास कहां से हो रहा है, यहां पर इस टॉपिक में मेरा मेन कंसर्न इसी फोर्स के साथ है
कि mg पास कहां से हो रहा है, mg की लोकेशन पता करना। हर केस में तो हम सेंटर से ले लेते थे, बट डिसकंटिन्यूस बॉडीज, सॉरी कॉन्टिन्यूस बॉडीज जिनकी डायग्राम, जिनकी ज्योमेट्री सिमेट्रिक नहीं है, उसका हमें क्या पता कहां से पास होगा। तो वो लोकेशन को अगर मुझे फाइंड करना है, वो लोकेशन फाइंड करनी है। कौन सी लोकेशन? जहां से mg पास हो जाए। ऐसे तो अगर आप सोचो तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मास डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो बुक्स यस। में ये लिखते हैं कि उन सारे जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास हैं, उनको अगर मैं ठीक किसी एक ही पॉइंट पे सबको कंसिडर कर लूं, तो उस पॉइंट की जो लोकेशन है उसी को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। उसी पॉइंट को सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि सेंटर ऑफ मास कुछ नहीं, बस एक लोकेशन भर है? सेंटर ऑफ मास एक लोकेशन ही तो है। यस और सर। किसी भी चीज की लोकेशन को फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होगा। हाँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होगा। एक्स वाई एक्सिस की बातें आएंगी और वो सब चीजें चलेंगी हमारे सामने। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करते टाइम, ये अभी बेसिक्स के अंडर में चल रहा है। सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन को करते टाइम हम सारी की सारी प्रॉब्लम्स को, जो भी हमारे सामने आ रही हैं, हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर ले रहे हैं। एक है टू मास सिस्टम, जहां पर दो ही मासेस होंगे और उनका सेंटर ऑफ मास निकालना होगा। एक हो गया एन मास सिस्टम, एन मास सिस्टम। और एक हो गया कॉन्टिन्यूस बॉडीज, कॉन्टिन्यूस बॉडीज। तो टू मास सिस्टम कैसा दिखेगा? सपोज यहां पे एक मास है, यहां पे एक मास है। तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कहां पर होगी? सपोज आपको लग रहा है सेंटर पे होगी, तो मान लेते हैं सेंटर पे। बट अगर ये मासेस डिफरेंट होंगे तो सेंटर पे नहीं होगी, किसी अलग जगह यस। पे होगी। ठीक है। तो कुल मिला के ये जैसा ये एक 1D टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। अगर एक से ज्यादा मासेस हैं तब क्या करेंगे? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, और सपोज यहाँ पर है। तो हमें नहीं पता कि ये इनका सेंटर ऑफ मास किधर आएगा। तो ये कुल मिला के देखने के लिए हमारे यहाँ पे एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी हमें। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे खाली एक्स में काम हो जा रहा है, यहाँ पे एक्स और वाई में काम हो रहा है। ठीक है। तो एन मास सिस्टम हमने यहाँ चार लिए हैं, वो चार से ज्यादा भी हो सकते हैं। कॉन्टिन्यूस बॉडीज कैसे दिखेंगी, ये भी बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, अब एंटर करेंगे हम लोग इसमें। तो कॉन्टिन्यूस बॉडीज में कैसा? कॉन्टिन्यूस बॉडीज वही सारी क्या क्या हो सकती है कॉन्टिन्यूस बॉडीज? रॉड हो गई, वो रॉड कैसी कॉन्टिन्यूस बॉडी है? 1D। प्लेट हो गई, डिस्क हो गई। ये दोनों कॉन्टिन्यूस कैसी कॉन्टिन्यूस बॉडी है? 2D है, क्योंकि इनके पास एरिया है। यस सर। सिलेंडर हो गया, स्फेयर हो गया। ये कैसी कॉन्टिन्यूस बॉडीज हैं? ये 3D। इनके पास वॉल्यूम है। ठीक है। मैंने क्यों बोला लेंथ, एरिया और वॉल्यूम? बिकॉज इसी हिसाब से डेंसिटीज अलग अलग होगी। इन सब में टर्म्स आएंगी, लीनियर मास डेंसिटी, एरियल मास डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, जो आप अगर आगे जाके पढ़ोगे तो चार्ज में भी आएंगी। यस सर। ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं कि हम ये कैलकुलेट कैसे करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, स्टेप्स। क्योंकि कैलकुलेशन करनी है तो स्टेप्स मालूम होने चाहिए। तो हमें करना क्या है कि सबसे पहले जितने भी मास हमें दिखेंगे उनको कोऑर्डिनेट्स पे अज्यूम कर लेना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, स्टेप्स पे आता हूँ 2 मिनट बाद। पहले एक एग्जांपल ले लूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक मास है और वो m1 है, और यहाँ पर एक दूसरा मास है, सपोज वो m2 है। और मुझे किसी ने बोला कि भाई फाइंड करो इन दोनों के बीच का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। थोड़ा सा ऐसे रख लेता हूँ m2। तो अब मैं जो प्रोसेस करने जा, अब ये जो मुझसे पूछा गया वो तो मेरा क्वेश्चन हो गया। अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो स्टेप्स हो जाएंगे। ठीक है। तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले कोऑर्डिनेट अज्यूम करना है।
अब आपका क्वेश्चन ये हो सकता था कि सर आपको कैसे पता कि कोऑर्डिनेट इधर ही होगा, कोऑर्डिनेट मैं इधर अज्यूम कर लूं तो क्या कोई गलती है, क्या इधर कोई गलती है, क्या इधर कोई गलती है? नहीं, सपोज मान के चलते हैं कि सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे आएगा, मान के चलते हैं, तो यहां से सपोज वो 5 सेंटीमीटर दूर है और यहां से 6 सेंटीमीटर दूर है, तो उसके कोऑर्डिनेट हो गए 5 और 6, बट वो इसके रिस्पेक्ट में हुए। आप अगर और कहीं लोगे तो उसके रिस्पेक्ट में होंगे, गलत तो कोई भी नहीं है, यस। गलत कोई भी नहीं है, तो आप इंडिपेंडेंट होते हो। बट स्कूल और बुक्स में ज्यादातर वो जो यूज करते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूं, लेफ्ट बॉटम साइड पे चूज करते हैं, ठीक है? कोऑर्डिनेट जहां रखा है, जो यहां पे भी बॉडी है उसके लेफ्ट और बॉटम साइड यही हो गई, तो यहां पर ओरिजिन हम चूज करते हैं, ठीक है? तो हमने यहाँ पे ओरिजिन चूज कर लिया, ये हो गया 0 0, ये मास 1 है, और यहां से यहां पर ये डाली इसकी पोजीशन, ये पोजीशन R1, R इज द सिंबल ऑफ पोजीशन, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए सपोज x1 एंड y1। सिमिलरली इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए सपोज R, ये R2 है, R2 मतलब सेकंड पोजीशन, सेकंड मास की पोजीशन। हम बहुत मैथमेटिकली लिखेंगे इस नोट्स के अंदर, बट मैं बोलूंगा थियोरिटिकली, तो समझते जाना, जहां पे जरूरत हो आपको लगे कि नहीं सर मुझे यहाँ पे तो थ्योरी लिखनी पड़ेगी, तो आप लिख लेना, नहीं जरूरत है तो मत लिखना। मैं लेकिन थ्योरी में एक्सप्लेन करूंगा पर लिखूंगा मैथमेटिकली सारा, ठीक है? सो R2 हो गया सेकंड वाले मास का पोजीशन वेक्टर, ठीक है? M2 हो गया सेकंड मास, M2 मास के जो दो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए x2 और y2। ये मास इतना छोटा है कि हम मान के चल रहे हैं कि ये एक पार्टिकल भर है ना? ये उस कैटेगरी में जा रहा है जिसमें मैंने बोला टू मास सिस्टम, ठीक है? ऊपर हमने भी पढ़ा टू मास सिस्टम और एन मास सिस्टम, तो टू मास सिस्टम। तो कुल मिला के अगर ये बहुत छोटा पार्टिकल है, तो x1 और y1 इंडी इस पहली वाली बॉडी के क्या हो गए, सेंटर ऑफ मास, और x2 और y2 किसके कोऑर्डिनेट हो गए, सेकंड वाली बॉडी के सेंटर ऑफ मास के, ठीक है? मुझे क्या निकालना है, मुझे टोटल दोनों बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो दोनों बॉडी का कैसे, आप ऐसा अज्यूम करके चलो कि इनके बीच में एक मासलेस रॉड कनेक्ट है, ऐसा इमेजिन करके चलो कि इनके बीच में एक मासलेस रॉड कनेक्ट है, और अगर आप अपनी फिंगर टिप से किसी एक जगह पे फिंगर लगाओ और वो बैलेंस हो जाए, तो मान के चलो वही सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, ठीक है? एक मासलेस रॉड से अगर ये कनेक्ट है और आप अपनी फिंगर पे इस पोजीशन पे अगर वो फिंगर लगा दो और ये बैलेंस हो जाए, तो मतलब यही सेंटर ऑफ मास है, ठीक है? बात ये है कि ये मैं क्यों बता रहा हूं यहाँ पे, ऐसी की कोई थ्योरी लिखी तो नहीं होती है बुक्स में, लेकिन ये थोड़ा इमेजिन करने में थोड़ा आसान हो जाता है ना, ठीक है? तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मूला सीधा सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, RCOM। RCOM कैसे पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, किसका पोजीशन, सेंटर ऑफ मास का, किसका, इन दोनों बॉडी का कंबाइन। कैसे निकालेंगे, M1 मास 1, R1 यानी फर्स्ट बॉडी का सेंटर ऑफ मास, वेक्टर है ये, तो पोजीशन तो हमेशा वेक्टर होती है। M2 सेकंड मास, R2 सेकंड बॉडी का पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, अपॉन M1 प्लस M2 यानी कि दोनों मासेस का सम। बट हमें पता है कि यहां पर x1 और y1 दोनों हैं, दोनों सेम लेंथ सेम हाइट पे नहीं है, थोड़े से ऊपर नीचे, तो यहाँ पे XUM आ सकता है, YCUM आ सकता है, ZCUM भी आ सकता है। मान के चलते हैं कि XUM का अगर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, तो मैं सिर्फ x कोऑर्डिनेट्स लूंगा, M1 x1 वेक्टर प्लस M2 x2 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2। ये कब, इस खाली इससे एक बात कब बन जाएगी, जब बॉडी 1D होगी, लेकिन अगर बॉडी 2D होगी तो YCUM तो आना ही आना है। तो ये हो जाएगा M1Y1 प्लस M2Y2 प्लस अप टू सो ऑन, तो नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ दो ही पार्टिकल है, M1 प्लस M2, ये दोनों कब यूज हो जाएंगे, जब 2D बॉडी होगी। सर जो हमने केस लिया है वो 2D होगा। ये हाँ 2D होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे ऐसे ही ZCUM हो जाएगा, तो 3D बॉडीज के लिए हो जाएगा। सिंपल है, समझ आ रही है बात? यस सर। ठीक है।
सबसे पहले स्टेप्स की बात करूं तो अज्यूम कोऑर्डिनेट, वो भी किधर, लेफ्ट बॉटम पे, लेफ्ट बॉटम पे जहां 0 0 हो जाएगा। उसके बाद पोजीशन शो करो सेंटर ऑफ मास की, पोजीशन शोन। देन उसके बाद में जस्ट यूज फॉर्मूला, हो जाएगा काम। सर पोजीशन हमें शो करनी है मासेस की इंडिविजुअली। इंडिविजुअली, राइट। ठीक है, बात समझ आ रही है। प्रॉब्लम्स लेके देखते हैं थोड़ी सी। प्रॉब्लम के बिना कोई चीज नहीं कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 1, एक मास है m, ये एक मास है 2m। सेंटर ऑफ मास का लोकेशन क्या होगा? ऐसा बहुत बेसिक क्वेश्चन लिया है, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस 3 मीटर है मान लेते हैं। अब आपका मन है कि आप कहाँ पे ओरिजिन ले रहे हो। सपोज आप ओरिजिन ले रहे हो यहाँ पर, आपका मन है, आप यहाँ पे भी ले सकते हो, आप 1 मीटर दूर भी ले सकते हो। इस लेने से कुछ होगा थोड़ी, सेंटर ऑफ मास थोड़ी चेंज हो जाएगा उसका, वो तो वही रहेगा। तो अगर मैं ओरिजिन से मेजर करूं, तो ओरिजिन से मेजर करने पे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला देखते हैं भाई। m1, अच्छा एक बात क्लियर है कि आएगा, ये बॉडी किसके अबाउट सिमेट्रिक है, y के अबाउट सिमेट्रिक है। ये इसमें ये 1D है ना, तो पोजीशन सेंटर ऑफ मास x पे ही तो आएगा खाली। बॉडी बॉडी ये 1D, ये एकदम 1D है ना, तो यानी कि या तो यहाँ पे होगा, या तो यहाँ होगा, या तो यहाँ, मतलब होगा तो x में ही। ऐसे मैं ज्यूम कर रहा हूँ। ये हमने पहले थोड़ी सी स्लांटेड ली थी बॉडी, तो वो नहीं, ये एकदम स्ट्रेट है, ये एकदम स्ट्रेट है। ये बॉडी एकदम स्ट्रेट है, वो स्लांटेड थी थोड़ी, वो उसको स्लांटेड मान लो। ये थोड़ा सा ये समझाने के लिए था, तो आप इसको स्लांट मान सकते हो। इवन आप इसको आमने सामने भी नहीं मान सकते, ये 3D में भी ले सकते हो। ये तो समझाने के लिए था, ठीक है। अगर इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन हो रही है, थोड़ा सा नीचे जूम कर लो इसको, ठीक है। हाँ, तो यहां पे कैसे हो जाएगा फॉर्मूला हमारा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। बात यह है कि x1 कितना, अगर मैं ओरिजिन यहाँ पे ले रहा हूँ, जहां पे ये यहाँ पे ले रहा हूँ ओरिजिन, तो 0 हो गया x1 तो, और x2 कितना हो गया, 3, 3 मीटर हो गया। तो ये हो गया 3 मीटर डिवाइड बाय मास कितना है, 2m प्लस m3m। एक साइड से एक साइड से 2 मीटर आ रहा है, किस साइड से 2 मीटर आ रहा है ये, ओरिजिन जहां से लिया है, ओरिजिन जहां से लिया है वहां से 2 मीटर, राइट। सो 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन। तो अगर टोटल 3 मीटर है और 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन ही हो गया, तो उस साइड से कितना हो गया, 1 मीटर हो गया, ठीक है। एक लाइन लिख लेंगे, अगर इस चीज को कोई, हमें अभी थोड़ी सी कुछ कोई कंफ्यूजन आई तो उसको लेके एक लाइन लिख लेते हैं स्टार डाल के, कि इफ देयर इज ओनली वन एक्सेस, if there is only one axis exist, then center of mass will lie on that axis only। ये बात क्लियर हो गई? यस सर, एक चीज पूछनी थी। पूछो। हमने यहाँ पे x1 की पोजीशन 0 ली है क्योंकि हम ओरिजिन कंसीडर कर रहे हैं, राइट।
तो इसलिए ये 2 मीटर फ्रॉम ओरिजिन है। अगर x1 की पोजीशन कुछ और होती तो हम वो देख उस लो। पोजीशन से आप देख एक काम लेते। कर लो, आपको मैं एक विंडो दे रहा हूँ। आप एक काम करो, एक बार इसको सॉल्व करो यहां से 1 मीटर के डिस्टेंस पे, यहां पे 0 0 लो, फिर सॉल्व करो इसे, फिर सॉल्व करो तो आंसर देखो क्या आ रहा है। आप इसको सॉल्व करोगे तो होगा m1 की जगह कितना हो जाएगा m, x1 की जगह कितना हो जाएगा 1 मीटर, ठीक है, प्लस m2 कितना है 2m, x कितना है 3 + 1 4 अपॉन 2m + m 3m, हम्म। ठीक है, कितना हो गया ये m + 8m 9m ऊपर, 3m नीचे। अब यस कितना आंसर आ रहा है 3 मीटर। हाँ। तो कितना बड़ा, बड़ा तो एक ही ना, अच्छा। लोकेशन तो नहीं चेंज हुई। नो सर। हाँ ठीक है। तो पहले अगर आप देखोगे तो पहले आंसर आ रहा था यहां से, सपोज यहाँ 2 मीटर, अब आ रहा है सपोज यहाँ 3 मीटर। तो बात तो अभी भी वही यस सर। है ना। हालांकि मैंने 2 मीटर बहुत पास बना दिए हैं, ये 2 मीटर तो थोड़ा सा यहाँ बनेगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसा क्लियर है। यस सर। मास कितने डिस्टेंस पे लिया है, ये है m, डी। ये है 3m, और ये है बीच का डिस्टेंस d, ठीक है। ओरिजिन ले लो, यहीं पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 कितना आ रहा है भाई, 3D/4। 3D/4, XCOM is equals to m1 x1 plus m2 x2 upon m1 plus m2, ओके, m 3m, x1 0 बिकॉज ओरिजिन पे ही है, m 3m, and x2 is d, obviously 3/4d, या 3D/4 from origin, from यस सर। origin, very good, चलेंगे। तो ये बेसिक कुछ हो गए हमारे। अब एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम देख रहे हैं, मैं इसको ऑब्जर्वेशन है तो इसको एक ग्रीन पेन से लिखूंगा क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी है ये, ऐसे स्टार डाल के। कि ऐसे सोचो कि हम, मेरे पास एक एक रॉड है और वो यूनिफॉर्म रॉड है, और उसी के साथ एक बेसबॉल बैट है। ये एक बेसबॉल बैट है, दोनों सेम मास के हैं, दोनों सेम मास के हैं, बट ऊपर वाले में मुझे पता है कि बॉडी का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर में ही रहेगा। यस सर। कैसे पता है, ये बात मैं आपको बता दे रहा हूं। कभी भी बॉडी जब पूरी तरह सिमेट्रिक होती है, सिमेट्रिक बोलने से मेरा मतलब, अगर मैं किसी बॉडी को सिमेट्रिक बोल रहा हूं तो इसका मतलब हो गया बेटा वो एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिक है, और वाई के भी। तभी तभी आप उस बॉडी को कंप्लीट सिमेट्रिसिटी में मानते हो। अगर बॉडी कंप्लीट सिमेट्रिसिटी में है तो सेंटर ऑफ मास ब्लाइंडली उसके सेंटर पर ही होता है, अदरवाइज एक एक्सिस के अबाउट है तो फिर हम ये सब बातें नहीं करेंगे। तो उसका तो मुझे पता है, इसका मुझे नहीं पता चल रहा है यार। क्या मैं ये बोल सकता हूं, क्या आप ये जानते हो कि इसका सेंटर पे तो नहीं होगा, बट जिस साइड ज्यादा मास है उस साइड थोड़ा सा शिफ्ट करेगा, यस सर। ऐसा लग रहा है, ठीक है।
तो यहां पे कहीं सेंटर ऑफ मास शिफ्ट करेगा राइट साइड पे। तो ऐसा मैं देख पा रहा हूं कि बॉडी का मास जिधर ज्यादा है, जिस साइड ज्यादा है, उस साइड से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कम है, डिस्टेंस, यस सर। राइट। तो क्या मैं ये बोल, अभी मैंने जो रिपीट बोला है तो मैं वही उस चीज को लिखने भी जा रहा हूं कि डिस्टेंस ऑफ मास, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज लेस, इज लेस फ्रॉम साइड ऑफ हायर मास, फ्रॉम साइड ऑफ हायर मास। इससे शॉर्ट नहीं लिख सकता था मैं स्टेटमेंट को, सॉरी। सही बात है। यस सर। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास इज लेस फ्रॉम द साइड ऑफ हायर मास। तो यानी कि अब मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो क्या ये मैं बोल रहा हूं आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम? मैं यही तो बोल रहा हूं, आर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास है किसी भी साइड से, यस जिस साइड से मेजर कर रहा हूं। मास ऑब्वियसली वहां से जितना मास मेजर हो रहा है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि एम आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहां से मैं बोल सकता हूं M1R1 इज इक्वल टू R2। M2R2। ये रिजल्ट बहुत काम का है, इसको बस नोट डाउन कर लो अभी कहीं, ठीक है? इसका यूज आगे होगा। मुझे ये पूरा ग्रीन में लिखना चाहिए था क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें बस मैं ऐसे लिखता हूँ, बट ठीक है, चला गया जैसे भी चला गया। बात समझ आई? यस सर। सो सेंटर ऑफ मास इज नियरर टू द पार्टिकल हैविंग लार्जर मास। हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे? टू मास सिस्टम। नाउ वी आर एंटरिंग ऑन लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब एन मास सिस्टम। क्या मैंने कहीं ये बात लिखी थी कि हम टू मास सिस्टम पढ़ने जा रहे हैं? नहीं, हम तो सीधा पढ़ते हुए चल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमें कहीं लिखना चाहिए था, तो हमें यहां लिखना चाहिए था टू मास सिस्टम। टू मास सिस्टम, एन मास सिस्टम, एन मास सिस्टम। सो इन एन मास सिस्टम फॉर्मूला कोई चेंज होना नहीं है। आर सी ओ एम इज इक्वल्स टू M1R1, एक मास नहीं है, उससे भी ज्यादा है। M2R2 दो नहीं है, उससे भी ज्यादा है। कितने हैं मालूम नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, तो MnRn। अपॉन ऑब्वियसली सबका सम, तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, सबका सम फ्रॉम 1 to n। ठीक है? एम, यस सर। हाँ, साइन का मतलब मालूम है ना, M1 + M2 + M3 सो ऑन, यही है इसका मतलब बस। गुड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। कई क्वेश्चन है हालांकि हमारे पास इस तरह के, करते हैं। सो द पोजीशन वेक्टर ऑफ थ्री पार्टिकल्स, कितने? थ्री पार्टिकल्स, तीन पार्टिकल्स दिए हुए हैं। M1 1 kg, M2 2 kg, M3 3 kg। जो फर्स्ट की पोजीशन है वो दी हुई है I cap +4J cap +K cap मीटर। R2 की पोजीशन दी हुई है I cap +J cap +K cap मीटर, एंड R3 की पोजीशन वेक्टर दी हुई है 2I cap -J cap -2K cap मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास।
ठीक है। सर इन्हें अलग अलग सॉल्व करके फिर लोकेट कर देंगे ना। बेटा ये देख, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ने वाली नहीं है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की, क्योंकि यहाँ पे ये अपने आप ही वेक्टर फॉर्म में दे दिए गए हैं। यस सर। ठीक है, तो हम कर ये सकते हैं, करते हैं, चलो। क्वेश्चन को आप एक्सेस कर सकते हो, राइट? यस सर। सो मैं ऊपर कर दे रहा हूँ इसको। ठीक है, फॉर्मूला हमें पता ही है, RCOM, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर प्लस M3 R3 वेक्टर अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। M1 कितना है? 1। R1 कितना है? दिया हुआ है 1। I कैप प्लस 4J कैप प्लस K कैप। मैं उस फॉर्म में निकाल ही नहीं रहा हूँ इसको, सीधा मैंने आर्क वाला अप्लाई कर दिया ना, आर वाला, क्योंकि R1 क्या है, आप वैसे करोगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा। आप एक्स वाई और जेड निकालने के चक्कर में पड़ोगे, बहुत लेंथी चला जाएगा बेटा। समझ रहे हो आप मेरी बात? यस सर। हाँ, मैंने क्या किया, ये बस सीधा सीधा वेक्टर डाल दो यहाँ पे, आई कैप प्लस 4J कैप प्लस K कैप, बंद। M2 कितना? 2। R2 कितना? दिया ही हुआ है। जे कैप के कैप। हाँ, आई कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, ऐसे दूसरा और ऐसे तीसरा भी डाल दो। तीसरा मैं डालने नहीं जा रहा, अब ऐसे तीसरा डाल दो, नीचे 1 2 3 ऐड कर दो, 3 2 5 1 6 हो गया, 6 हो गया। सीधा आंसर करो, आएगा उधर से भी, वो लेंथी हो जाएगा। नाइन आई कैप प्लस 3J कैप माइनस 3K कैप बाय 6, आंसर। ठीक है, यहाँ पे A होगा, यहाँ B होगा, यहाँ C होगा और यहाँ D होगा। ठीक है, तो कम से कम मैं लिस्ट आउट कर रहा हूँ, लिस्ट आउट कर रहा हूँ। M1 कितना है? 1 kg। यस सर। उसकी पोजीशन X1 कितनी है? 0। 0। और Y1 कितनी है? 1 1 मीटर। मीटर। ओके। M2 कितना है? 2 kg। 2 kg। उसकी पोजीशन कितनी है? 1,1। 1 मीटर। 1,1। यस सर। M3 यानी कि थर्ड, सी की बात कर रहा हूं मैं, हाँ, 3 kg। कितना है ये? X में 1, Y में 0। एक्स में। X में 1, Y में 0। यस सर। M4 0,0, 4 kg, 0,0। मैंने ABCD की जगह मैंने 1 2 3 4 लिख दिया, माय बैड, बुरा नहीं मानना। ठीक है, CD, ठीक है, 0,0। बस अब करना है क्या है भाई?
अब तो कुछ है नहीं। XCOM, क्योंकि एक तो 2D बॉडी है, XCOM इज इक्वल्स टू M1 X1 प्लस M2 X2 ऐसे M3 X3 M4 X4 अपॉन समेशन ऑफ M, यस सर। ऐसे ही सेम सिमिलरली वाइज टू M। सिमिलरली वाइज टू M, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। आंसर करना है अब तुम्हें सीधा। 6 I cap plus J cap by 10। यहाँ आई कैप जे कैप नहीं, सिर्फ नंबर्स में, क्योंकि वो आई कैप जे कैप नहीं दिए हुए आपको। वो 7 by 10। XCOM आ रहा है 0.5 मीटर। XCOM मैंने तो सब साथ में निकाल दिया। भाई ये M1Y1 का तो बनेगा अलग से, यस सर। वो नहीं किया क्या तूने? नहीं, मैंने तो सबका I cap J cap लगा के सब निकाल दिया। भैया बहुत रिजिड हो जाती है एकदम से, वो लिया तो वही ले लिया अब सीधा। हाँ, उसके पहले मैंने जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया था मैंने वैसे कर दिया था तो गलत आ गया था। हाँ, इससे तेरा क्या आ रहा है वैसे? इससे मेरा आ रहा है 6 I cap plus 1 J cap by 10। वो मैग्नीट्यूड निकाल के पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ। वो तू टैली कर लियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल हमारे पास ये आंसर है XCOM YCOM के, कितना आ रहा है ये? 0.5 मीटर, 0.3 मीटर आना चाहिए, यस सर। ठीक है। ऊपर मैंने एक बात लिखी थी कि अगर बॉडी टोटल सिमेट्रिक हो तो उसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में ही होता है। एक लाइन और लिख लेते हैं, इफ बॉडी इज सिमेट्रिकल अबाउट एनी वन एक्सिस, then at least one of the center of mass lies on that axis. Lies on that axis. हाँ बेटा, क्या निकला? सर दोनों का सेम आ रहा है। दोनों का सेम आ रहा है, इसका मतलब मतलब A/3 X और Y दोनों में। के, चलो देखते हैं इस बात को जरा। क्या ये चीज क्लियर दिख रही है कि ये बॉडी वाई के अबाउट सिमेट्रिक है? वाई के अबाउट सिमेट्रिक दिख रही है? हाँ। एक्स के अबाउट तो नहीं है ना? नहीं। इसका मतलब एक सेंटर ऑफ मास कहां पर होना चाहिए? इसी वाई पे कहीं होना चाहिए। और अगर ये वाई, अगर ये इसके बीचों बीच है, ये वाली लाइन है तो बीचों बीच ना, तो मान के चलते हैं कि अगर मैं यहां कोऑर्डिनेट बना लूं 0 0, तो एक सेंटर ऑफ मास तो अगर ईच साइड ए है तो एक सेंटर ऑफ मास तो A/2 हो गया ना। यस सर।
ये था मेरा ऊपर वाली बात कहने का मतलब, जो मैंने यहां से ग्रीन लाइन में लिखवाया उसका मतलब ये था। ये बात समझ आई? यस सर। लेकिन ऐसे कैसे सर? मैथमेटिकली देखते हैं ना निकाल के, वो भी कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो जीरो पे मैंने मान लिया, और उसके बाद में सबसे पहले मैं पोजीशंस लिख दूं, तो पहले मास की तो जीरो जीरो लिखी दी है। इस वाले मास की पोजीशन हो जाएगी A,0। बात आती है ऊपर वाले की। A/2 बहुत 0। बढ़िया। A/2, 0 तुम्हें लग रहा है सीरियसली जीरो लग सॉरी रहा सॉरी सॉरी। ए है? A/2 लग रहा है तुम्हें? हाँ ए 2 होगा। है, ए लग रहा है। A/2 देखना, अभी तुम्हें पता चलेगा कि ये क्या था और तुम क्या सोच रही थी। ए तो ये है ना बेटा, यस तो सर। एक्स एक्सिस में तो A/2 ये है, ये बात ठीक है। बट वाई में ये कितना है? वाई में नहीं पता ना, तो क्या ये पाइथागोरस लगा सकते हैं इस पे? अच्छा। ठीक है। हाँ, मैं ऐसे लिखता हूं कि लेट्स पीजीटी लगाएं पाइथागोरस थ्योरम, बट वर्टिकल साइड तो पता ही नहीं है, हम्म। ठीक है ना, तो ब्लैंक हो गए। यस तो सर। या तो कोई मैथमेटिकल तरीका आप निकाल सकते हो, कई तरीके हैं मैं बताता हूँ। जैसे एक तो ये है कि तीनों साइड ए है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, हाँ। तो ये 60 डिग्री है। A sin 60 ये हो जाएगा। तो हम्म। ये A sin 60 मतलब ये मिल गई वर्टिकल लेंथ कितनी? A sin 60। A sin 60 तो हमें मालूम है sin 60 √3/2। यस सर। तो ये वाली लेंथ हो गई A sin 60, विच इज √3/2 टाइम्स A। हम्म। अब कुछ है कि निकल जाएगा? तो ये पाइथागोरस से भी हो जाता, हाँ। और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल से भी हो गया। यस सर। ठीक है। तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया √3A/2। अब 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 शुरू होगा काम XUM का। तो M1, भाई मैं इसको बोल रहा हूं 1 मास, इसको मैं बोल दे रहा हूं ऊपर वाले को 2 मास। चलो, M1 कितना हो गया भाई? X1 कितना हो गया? 0 हाँ। प्लस M2, यस X2 सर। कितना? A/2। सेकंड इसको अच्छा। इसको लिया है एंड वाले को, एकदम इसको। C A। ए हम्म। ए प्लस M3 A/2। A/2। 3M। ठीक है। 2MA प्लस MA, तो 3MA/2 ऊपर हो गया, यस सर। और नीचे हो गया 3M। हम्म। 3 से 3 कट गया, M से M कट गया, A/2 आ रहा है बेटा यस सर हो गया। आंसर। तो क्या कहते हैं A/3? हाँ वो मैं हो जाता है, कल कोई कर जो, दिया। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ ना। ऑब्जर्व ये, कोई भी ज्योमेट्री डाल रहे हैं तो वो ज्योमेट्री यूज तो करेंगे ना ये फिर। अच्छा, M1Y1 M2Y2 M3Y3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3, ठीक है। और नीचे, अब उसके बाद एक M, ये हो गया 0, ये हो गया 0, बचा कितना? M टाइम्स A√3/2, ऊपर हो गया M, नीचे भी हो गया M से M कैंसल, √3A/6। नीचे 3 भी तो था, नीचे 3 भी तो था। तो इस यस 3 को मान लो √3 का होल स्क्वायर मान लेते हैं। इस √3 से ये खत्म, हाँ। ये बचा क्या? A/2 √3 आंसर। तो फाइनल जो x और y CUM y वो कितने आए? A/2 A/2 √3 आंसर। कॉन्टिन्यूस बॉडीज सिस्टम। क्या करना है कॉन्टिन्यूस बॉडी सिस्टम का? सेंटर ऑफ मास कैलकुलेशन सीख रहे हैं हम। पहला टॉपिक वही चल रहा है, कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ यस सर। मास, राइट। XCOM
इंटीग्रल एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम, दिस बिकम्स द फॉर्मूला। वाई सी ओ एम, पहले मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, इंटीग्रल ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रल डी एम, सिमिलरली जेड सी ओ एम। पहले चीजें तैयार कर लेते हैं, अब सीधा कैलकुलस यूज होगी यहाँ पे यस बहुत जम के। तो इंटीग्रल ऑफ डीएम, डीएम इज द स्मॉल एलिमेंट। यहाँ पे कुछ और टर्म है जो हमें थोड़ी जाननी चाहिए। लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा, लैम्डा को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। फॉर्मूला होता है मास पर यूनिट लेंथ, सिग्मा। एरियल मास डेंसिटी, फॉर्मूला इज मास पर यूनिट एरिया, रो। वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटी, वॉल्यूम पर यूनिट एरिया। किधर यूज होगा ये? 1D कंटिन्यूअस बॉडीज, ये होगा किधर? 1D कंटिन्यूअस बॉडीज। फॉर एग्जांपल रॉड, लाइन, वायर काइंड ऑफ चीजें। ये किधर यूज होगा? 2D बॉडीज में। किधर? डेस्क, प्लेट काइंड ऑफ चीजें। ये 3D में किधर? सिलेंडर, स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स काइंड ऑफ चीजों में। ठीक है, इतनी बात समझ आई? यस सर। तो ज्यादातर क्वेश्चंस में लैम्डा, सिग्मा एंड रो कांस्टेंट होते हैं। उन बॉडीज को यूनिफॉर्म बोला जाता है। इससे क्या मतलब है मेरा कहने से, वो थोड़ा सा समझ लो। कल को अगर मैं एक रॉड यहां पे रखता हूं और उस रॉड में, वो रॉड स्टील की दिख रही है तुम्हें बाहर से, तुम आए और तुमने यहां पर एक सेक्शन कट किया और वो सेक्शन बाहर निकाल लिया, और फिर एक सेक्शन यहां पे कट किया और वो सेक्शन बाहर निकाल लिया। अगर इन दोनों सेक्शन में मास m है, मान लेते हैं फिक्स मास है ना, ये कैपिटल M की, M मास की रॉड थी, तो इन दोनों में ही फिक्स मास है, तो इसका मतलब इस रॉड का लैम्डा कांस्टेंट था, क्योंकि यस एवरी यूनिट लेंथ पे मास सेम है। सपोज कल को मैं फिर से एक रॉड लाऊं और वो रॉड जो बनी है वो अंदर से यहां तक उसमें टिन भरा हुआ है, यहां से यहां तक उसमें कॉपर भरा हुआ है, यहां से यहां तक उसमें सेरेमिक भरा हुआ है और कुछ और भरा हुआ है, ऐसे मटेरियल से। आपने उसे यहां से काटा और बाहर निकाल लिया, और आपने उसे यहां से भी काटा और बाहर निकाल लिया। अब आप जब इन दोनों का मास मेजर करोगे तो वो अलग अलग आएगा, m डैश m डबल डैश। इसका मतलब इस क्वांटिटी में लैम्डा कांस्टेंट नहीं है। लैम्डा कांस्टेंट होने वाली क्वांटिटीज में ही बॉडीज का नाम यूनिफॉर्म होता है। बॉडीज को तभी यूनिफॉर्म बोलते हैं, अदरवाइज यूनिफॉर्म वो नहीं होती। इतनी बात समझ आ रही है? अगर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म है और लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, तो लैम्डा कांस्टेंट ना होना ये दिखाता है कि लैम्डा वेरी कर रहा है, वेरिएशन में। तो वो वेरी कर रहा है तो उसको इक्वेशन देनी पड़ेगी वेरिएशन की, और इक्वेशन अगर मेरे पास आ गई तो लैम्डा को किसी तरीके से मैं इन इक्वेशंस में इंट्रोड्यूस करा के उस इक्वेशन का इंटीग्रेट कर दूंगा। अब वो कैसे करना है, ये तोड़ मरोड़ सीखना है आपको। मैंने जो बोला अभी बात समझ आई? यस सर। ठीक है, वो थोड़ी ही समझ आई है, बहुत ज्यादा नहीं आई है, लेकिन हम डील करते हैं अब इसको ना, डील करेंगे तो हो जाएगा। तो कुछ एक बॉडीज के सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन हम क्लास में करेंगे, एक दो की मैं होमवर्क में दूंगा, और उससे ज्यादा की जरूरत नीट में नहीं है, जेई में होती है। और बाकी में तो अब ऐसे कराते रहे तो ऐसे तो दसों तरह की बॉडी और दसों तरह के सिस्टम बन सकते हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ले लेंगे। तो जैसे सबसे पहले मैं ले रहा हूं सेंटर ऑफ मास
few few examples. तो सबसे पहला एग्जाम्पल, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं कि यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। अब हमें तो एक बात पता है कि अगर यूनिफॉर्म रॉड है सर, तो उसका सेंटर ऑफ मास तो उसके सेंटर पे ही होगा ना। कैलकुलेट क्या करना है Yes, sir. अगर यूनिफॉर्म रॉड है। लेकिन भैया कैलकुलेशन से हम ये सीख सकते हैं कि कल को नॉन यूनिफॉर्म रॉड दे दी तब क्या करोगे, है ना। तो कैलकुलेशन करना है हमें। बात यह है कि हमारे पास अभी तक इसके लिए कोई फॉर्मूला है बेटा? ऊपर Yes, अगर sir. हम जाके देखेंगे तो हमने अभी अभी एक्सियम, वाइसियम, जेडसियम पढ़ा, ठीक है। हाँ. अच्छा, ये बॉडी प्योर 1D बॉडी है, 1D Yes. ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब एक्सयूएम वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। Hmm. हाँ, और तो फॉर्मूला क्या था? इंटीग्रल ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रल ऑफ डीएम, PM. यही था। Yes, sir. अब हमारी पुरानी स्टडीज से हमने ये सीखा है अपनी क्लास में कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम टर्म्स में होनी चाहिए, तभी इंटीग्रल पॉसिबल है। Hmm. बात ये है कि या तो मैं इस क्वांटिटी को चेंज कर दूं एक्स के टर्म में, चेंज कर दूं एक्स के टर्म्स में, तभी तो इंटीग्रेशन पॉसिबल है। Yes, sir. हाँ, तो मेरे को इस क्वांटिटी को एक्स के टर्म्स में चेंज करने की इच्छा है और रीजन भी मैंने बता दिया। अब करेंगे क्या हम लोग, एक सेकंड बस, इसको कोऑर्डिनेट पे ले लेते हैं। इस रॉड को कोऑर्डिनेट पे ले लिया, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया हमारी रॉड का एक्स एक्सिस। पूरा यहां से यहां तक पूरा ले लिया। छोटा सा एलिमेंट कोई बीच में काट लिया जिसका मास डीएम है Hmm. और जिसकी लेंथ डीएक्स है। छोटा सा मास है, मास डीएम है, लेंथ डीएक्स है। लिमिट ले ली, अगर मैं एक्स की लिमिट देखूं तो डीएक्स कहां से कहां तक फैल सकता है? एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू एल तक। डीएक्स इतना ही फैल सकता है। Yes, sir. लिमिट कर दिया मैंने। ठीक है सर, किसी तरह थक हार के हम ये भी कर लेंगे, लेकिन भाई जो आपके लिए काम की चीज है आप वो समझो कि आपके दिमाग में ये सबसे पहले आना चाहिए, वरना ये प्रॉब्लम ही आगे नहीं बढ़ पाएगी। Hmm. तो अब हम इसके लिए क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा काम सेपरेटली। सबसे पहले देखना है कि बॉडी 1D है, 2D है, 3D है। तो बॉडी 1D है, 1D. तो 1D अगर बॉडी है तो लैम्डा को पकड़ना है। लैम्डा बोलता है मास पर यूनिट लेंथ। Length. तो लैम्डा ने बोला मास पर यूनिट लेंथ, और हमें पता है क्वेश्चन में क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड बोला है तो मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है। Yes, sir. ठीक है, अब मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है तो लैम्डा इज इक्वल्स टू एम बाई एल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो मैं क्या कह दूं, लैम्डा इज ऑल्सो इक्वल्स टू डीएम बाई डीएक्स। हाँ. डीएम बाई डीएक्स ना, कि अगर मैं Yes. छोटे से मास को भी काटूंगा तो उसका पर यूनिट लेंथ जो मतलब बहुत छोटे से लेंथ को काटूंगा तो उससे उसका जो पर यूनिट मास निकलेगा उसका रेशो वही रहेगा जो एम बाई एल का है। Yes, sir. ये बात समझ आई? हाँ. बस इतनी सी बात से काम हो जाना है बेटा हमारा। क्या हो जाएगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू डीएम बाई डीएक्स। So from here dm is equals to lambda times dx. Hmm. dm is equals to lambda times dx, या फिर मैं ये बोल दूं dm is equals to lambda को खोल दिया m by l times dx। मैं इसको उठाऊंगा अब, और इसको उठा के कहाँ की सैर कराएंगे? इसको उठा के यहां डाल देंगे। बोलो, बात समझ आ रही है? Hmm. चेंज कर दिया हमने एक्स के टर्म्स में, dx ले आए। हमारी सोच यही तो थी, हाँ. हमें चेंज करना था ना, Yes, sir. और हमने चेंज कर दिया। हाँ. हाँ, तो अब जब आप इसको पुट करोगे तो अब देखो ये कैसा दिखेगा। एक्स सी ओ एम इंटीग्रल, इंटीग्रल में एक्स की वैल्यू और डीएम की जगह क्या रख दूं?
एम बाय एल डी एक्स, एम बाय एल टाइम्स डी एक्स। क्या एम बाय एल कॉन्स्टेंट है? यस। कांस्टेंट है। अब मेरी बात को ध्यान देना, यहीं पर ये क्या लिख दूं, डीएम, यहीं पर क्या क्या ये लैम्डा ही तो है? यस ये सर। लैम्डा ही तो है। एक काम करते हैं, रुको, इसको अभी लैम्डा के टर्म्स में चलने दो। मैं तुम्हें एक चीज यहीं से बता दूं क्या, कि अगर ये क्या लिखा है, लैम्डा डीएक्स लिखा है ना, सिंपल। अगर क्वेश्चन में लैम्डा वेरिएबल हो ना तो वो यहीं फिट होगा, इसी जगह पे। क्वेश्चन में अगर यस। लैम्डा कांस्टेंट ना हो, तो अगर कांस्टेंट है तो अच्छी बात है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो क्या देगा, वेरिएशन देगा। सपोज दे दे लैम्डा इज इक्वल्स टू 2x, तो वो 2x यहीं फिट होएगा। अब यस मेरी सर। बात समझ आ रही है? यस सर। तो वो 2x यहां फिट होगा, तो अब तो बस ये इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम बच गई ना। हाँ। फिर तो 2x² डॉट dx जस्ट इंटीग्रेट करना है, लिमिट यस। 0 to l, है ना। लेकिन अभी के लिए मैं मान के, अभी अभी हमारा ये नहीं है, अभी हमारा ये है, ठीक है। तो अभी मैं इसको खोल सकता हूं किसमें, m बाय एल में। मैंने जो अभी अभी बोला वो मेरी बात समझ आई? यस सर। ये रीजन था मेरा इस डेरिवेशन को लेने का, कि बीच में जैसे बच्चे या फिर कई बार बोलते हैं कि यार डेरिवेशन के नहीं प्रिपेयर करना है और फलाना टिकाना है, क्वेश्चंस आएंगे सीधा। वो अगर मैं दिखाऊंगा हमारी वर्कशीट में ही कई प्रॉब्लम है जहां लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, तो कहां फिट करोगे अगर कांस्टेंट नहीं, तुम्हें पता ही नहीं होगा कहां फिट करना है। यस सर। इसलिए इंटीग्रल ऑफ डीएम। अच्छा, इंटीग्रल ऑफ डीएम को एक साथ सीधा एम कर दिया यार, क्यों इसको घसीटते घसीट रहे हैं दूर से दूर तक। जीरो से एल, जीरो से एल, एम बाय एल कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाला, अंदर बचा एक्स डी एक्स। एम से एम को उड़ा दो, 1/l बाहर बचा, अंदर क्या यस बचा, हाँ, सर। इंटीग्रल ऑफ डीएक्स, इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एक्स क्या हो गया, x² by 2, हाँ। x² by 2, x² by 2, और लिमिट लग गई l, 0। तो l² by 2, एक l से एक l कट गया, सीधा l/2। ये आ गया x का COM, y का 0, z का 0, आंसर। मेरी बात समझ आई? यस सर। इतनी निराशा भरी आवाज क्यों हो गई है बेटा? थोड़ा सा टाइम लग रहा है प्रोसेस करने में। प्रोसेस में टाइम लग रहा है ना, रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा। मैंने आपको हमेशा बताया कि आप अगर उसी सेम ऑन द स्पॉट रिवीजन कर लोगे भैया। एक कल मैं किसी को एग्जांपल दे रहा था, मैंने इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट किया। देखो, अगर कोई बोलता है कि जैसे मान के चलो कि आज, है ना, मैं इस सेक्शन को यहां लिख दे रहा हूं जोक, थोड़ा सा मूड लाइट करो, कि अ, अभी मेरे आज मुझे चक्कर आ रहा है। मैं गया डॉक्टर के यस सर। पास, मैं कहा डॉक्टर साहब चक्कर आ रहा है, तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है भैया, ये स्कैन है, करा के लो। तो डॉक्टर को पता चला कि इनको एक्स वाई और जेड टाइप की इश्यूज हैं जिस वजह से इनको चक्कर आ रहा है। मुझे तो नहीं पता था ना, नहीं। मुझे तो सिर्फ ये पता था कि चक्कर आ रहा है। क्यों आ रहा है पर्टिकुलर, ये डॉक्टर को पता है। यस सर। बच्चे सीधा बोलते हैं हमारी फिजिक्स वीक है, उनको ये मालूम नहीं है, ये स्कैन करके मैं बता रहा हूं तुम्हें, उनकी फिजिक्स वीक नहीं है, उनका मैकेनिक्स वीक है। पहली चीज, उनका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वीक है, उनका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी वीक है, उनका कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम वीक है, उनका मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वीक है, उनका इसी तरह की एक दो चीजें और ले लो, मैं 12th के सेक्शन तो अभी मैंने काउंट ही नहीं किए। यस सर। ये जो इतने सारी चीजों के वीक होने की वजह से ना, फिर ऐसा लगता है कि पूरी फिजिक्स गई, जैसे थोड़ा सा चक्कर आया लगा पूरी बॉडी गिरेगी एकदम से, हाँ। काइंड ऑफ वो चीजें, ठीक है। तो सर ये ऐसा घटिया जोक मत मारा करो, मतलब जो बच्चे कहते हैं आपका ना सरकाज़म खत्म हो चुका है सर, मतलब मैं जानता हूं, लेकिन भाई अब वो कनेक्ट करते करते, तो इन चीजों को कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। अभी देखो कुछ दिन में वो पोटेंशियल एनर्जी वाली वीडियो भी बनानी है,